हाय एवरीवन, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आफ्टर दिस हमने एक एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और वो हमारा कौन सा था? वो हमारा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या हम कहें वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल। तो हम यहाँ पे आपको याद नहीं करवा रहे हैं, हम आपको बस ये कह रहे हैं कि इतनी चीज़ें पढ़ लिया है। अगर आप नए आए हैं इस वीडियो पे, डायरेक्ट आप देख रहे हैं, तो इतनी चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से जाके इसको देख लीजिए। आफ्टर दिस ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हो जाइए तैयार क्लास 11th स्टूडेंट्स। बात करते हैं आज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो क्या था ये एटॉमिक मॉडल? सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू दे दें, आफ्टर दिस हम आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देते हैं। कोई चीज़ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है डायग्रामेटिक तरीके से स्टडी करना। तो हम क्या था इसमें, देखिए देखते हैं। रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ये आपको पता है। कैसे पता? वो फार्मूला ना ईटा पर नाचे, वहाँ से आप पता किए होंगे, ठीक है। और हमने पढ़ भी लिया है प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो देखिए हुआ क्या कि रदरफोर्ड और उनके कुछ स्टूडेंट्स या उनके साथ लैब में काम करने वाले लोग, उनके फ्रेंड्स, इन लोगों ने इस समय बहुत चलन चल रहा था रेडियो एक्टिव पे एक्सपेरिमेंट करने की। और रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट चल ही रहे थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट बहुत महंगे होते हैं, तो सबके बस की बात नहीं है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करें। तो रदरफोर्ड के पास ऑलरेडी सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे लैब में सामान लगते हैं, इसके लिए वो चीज़ें थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने और इनके स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, पतली, एक सोने की पतली सीट ली, यानी कि एक थिन गोल्ड फॉइल ली। और फिर इन्होंने क्या किया, उस पर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोले तो रेडियम लिया होगा, उस पर अल्फा कण की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल आप पढ़े होंगे कि जो हमारा हीलियम न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, है ना। जो हमारा हीलियम न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, किस पे? उस गोल्ड फॉइल पे, यानी उस सोने की पतली चादर पे या गोल्ड सीट पे, तो इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल उसको पार करके निकल जाती हैं और उसके पीछे एक पर्दा लगा है फ्लोरेसेंट का, जिंक सल्फाइड का, जिस पे जाके वो चमक रही है, यानी टकरा के कलर दे रही हैं। इससे ये पता चला, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अल्फा रेज जो है वो गोल्ड की जो सीट थी उसको क्रॉस कर जाती है। तो उसको क्रॉस कर जाती है, तो इसमें बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन छुपा था इनके और इनके स्टूडेंट्स का। तो वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, पहले हम उनको पढ़ेंगे, और फिर इन्होंने उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या क्या इन्होंने पोस्टुलेट दिए, फिर उसको पढ़ेंगे। और इनके पोस्टुलेट के बाद अब केमिस्ट्री पढ़ना है, तो गलतियां तो होंगी इन दी सेंस। थॉमसन जी आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो रदरफोर्ड जी ने आए, उनकी एक्सपेरिमेंट को गलत ठहरा दिया। गलत इन दी सेंस की कुछ कमियां निकाल दी, तो उन कमियों को रदरफोर्ड जी ने दूर किया। अब रदरफोर्ड जी में भी कुछ कमी होगी, उसको दूर करेंगे नील्स बोर। तो हम पढ़ते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो आइए सीधे डायग्राम पे। होता क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स जैसे रेडियम लिया, जहां से रेडियो एक्टिव रेज निकले, वहां से इन्होंने अल्फा रेज निकाली या अल्फा पार्टिकल की जब इन्होंने बमबारी की, किस पे? एक गोल्ड फॉइल पे, यानी कि एक सोने की चादर पे। जब इन्होंने इसका बमबारी कराई तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी पीछे, जिस पे लाइट चमके, तो अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल को पार करते हुए उस पार चली गई और कुछ एंगल में डिफ्लेक्टेड हुई, और कुछ जस्ट वापस आ गई 180 डिग्री पे, और कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हुई, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट था इनका, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों अल्फा स्कैटरिंग कहते हैं? क्योंकि हमारी ये अल्फा रेज है या अल्फा पार्टिकल से बमबारी कराई गई। स्कैटरिंग, ये फैला, अल्फा रेज जो है गोल्ड की पन्नी को पार कर गई, यानी पतली सीट को पार कर गई। और जेडएनएस क्यों लगाए? कोई फ्लोरेसेंस इसलिए लगाते हैं कि उस पर जो रेज आए या जो कण पार्टिकल करके जब टकराए तो चमक उत्पन्न हो, पता चले कि हाँ कोई चीज़ टकरा रही है, ये चीज़ हुई। और कुछ जो वापस आए, यहाँ पे हम एक और पर्दा लगाए थे फ्लोरेसेंट, कुछ उस पर आके टकराए,
जो रिटर्न आ गए। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था किसका, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। इन्होंने और इनके स्टूडेंट्स ने बताया कि जब हम अल्फा कण इस पे डालते हैं किसी गोल्ड शीट पे तो उसको पार कर जाते हैं, कुछ छोटे एंगल में डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ बड़े एंगल में, कुछ बहुत ज़्यादा यानी 180 पे सीधा वापस आ जाते हैं। तो इससे क्या आइडिया लगा, अभी तक हमारे थॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड ऑफ वाटरमेलन की तरह प्रोटॉन चारों तरफ पाए जाते हैं, उसी में ये एम्बेडेड रहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो मास होता है एटॉमिक मास वो पूरे एटम में इक्वल रूप से एक्सप्रेड रहता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं ये गलत है, अगर इक्वल रूप से होता तो फिर ये अल्फा कण कैसे सोने की पन्नी को पार कर देती, नहीं पार कर सकती थी। इससे ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर वैकेंट, यानी कि एटम का मोस्टली पार्ट वैकेंट है। दूसरी चीज़, जो छोटे एंगल में डिफ्लेक्टेड हुए, यानी कि बीच में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, बीच में कुछ ऐसा है वेटफुल है, मास कंसिस्ट किए हैं जहाँ से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मास है यानी कि एक ज़्यादा भारी वेट जहाँ पे है वहाँ से सीधा 180 डिग्री पे ये वापस आ जा रहे हैं। ये किसने कहा, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने। तो इन्होंने ये 3-4 चीज़ कही। तो ये इन्होंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंट क्या है, ये तो हम बना के लिख सकते हैं, बस आपको ये डायग्राम याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या क्या पोस्टुलेट दिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इनके पोस्टुलेट को लिख दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम डिफेक्ट देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से। तो ये आपके सामने है, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। रदरफोर्ड ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से, और कंक्लूजन के रूप में इन्होंने, अगर हम बात करें एक एटम की पार्टिकुलर, तो मैंने बताया ना कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल थे, ये अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई गई, मोस्ट ऑफ दी जो पार्टिकल थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हो गए, वो सीधे निकल गए, और कुछ हमारे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्टेड हुए, ये देखिए, और कुछ यानी बहुत कम, यानी कि 20,000 या हम कहें 200 पार्टिकल में से एक आध पार्टिकल ऐसे थे जो रिटर्न आ रहे थे, यानी कि बहुत ही कम पार्टिकल रिटर्न आ जा रहे थे सीधे, कितने पे, 180 पे, ये देखिए, और मैक्सिमम जो है इसको पार कर जा रहे थे, ये देखिए, ये सब पार कर गए हैं। तो इससे क्या पता चला, ये जब उस पार हो जा रहे हैं, यानी कि गोल्ड फॉइल को पार कर जा रहे हैं, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। इसका मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पार्ट इसका खोखला है। और थॉमसन ने क्या कहा था, नहीं, जो मास है हमारा वो पूरे एटम में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी, ये आप भी लिख सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा, सेंटर कंसिस्ट हैवी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होती है वो भारी होती है। अल्फा पार्टिकल भारी इसलिए होती है, हीलियम न्यूक्लियस है, तो कोई भारी चीज़ अगर जाके सीधे लौट जाए इट मीन्स सामने वाला और भारी है, इसीलिए तो टकरा के सीधा लौट गई। इससे ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है हमारा, यानी इन्होंने न्यूक्लियस कहा इस मिडिल वाले पॉजिटिव पार्ट को, इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और सब जितने भी वेट हैं एटम के वो वहीं पे कंसिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा सेंटर हैवी पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाइड वेरी स्मॉल प्लेस, क्योंकि 20,000 या 200 में से बहुत ही कम, अगर हम कहें तो बहुत ही कम एक आध पार्टिकल हैं जो 180 पे रिटर्न आए, यानी कि एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस की साइज़ है बहुत ज़्यादा कम है। हमारा एटम की जो साइज़ है वो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस की 10⁻15, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। 1,00,000 गुना मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो क्योंकि इसीलिए बहुत ही कम पार्टिकल रिटर्न आ रहे थे, बाकी सब डिफ्लेक्ट हो रहे थे वेट के कारण, और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली सीधे चले जा रहे थे। फिर इन्होंने लास्ट पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर हेल्ड, यानी जो ये न्यूक्लियस है और इनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये किस फोर्स द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये पोस्टुलेट में अपने कहा किसने, रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने इतनी चीज़ें कही। अब हम देखते हैं कि इनके इस एक्सपेरिमेंट की क्या कमियां थी, डिफेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट।
क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कहीं जो आगे चल के गलत साबित हुई। तो अब हम उनको देखते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इनकी क्या देखते हैं, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जी ने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, अभी केवल न्यूक्लियस की बात है। और न्यूक्लियस अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो उसका पूरा और पूरा श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो एक चीज़ और, हाँ, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe के द्वारा अरेंज रहते हैं। तो एक बार बताइए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो क्यों ये फिर आ नहीं जाता न्यूक्लियस में। तो इन्होंने फिर सोचा, तो उस टाइम मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, और मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से फिर बाद में बहुत सारी बातें पता चली, अभी हम बता रहे हैं क्या पता चली। तो इन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा होता, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती तो न्यूक्लियस में आ जाती। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जैसे हमारे जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सेम उसी तरह से इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से एक निश्चित डिस्टेंस पे और चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल रहता है, इसी कारण वो नज़दीक नहीं आते, यानी कि नज़दीक ना आना अलग चीज़ है, इसी कारण वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसी सर्कुलर पथ पे, तो धीरे धीरे उस एक्सेलरेशन शो करेगा। यानी कि हम सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं कि एक्सेलरेशन शो करेगा, और इसके कारण एनर्जी लॉस होगी, यानी डिक्रीजेज एनर्जी। जब कोई सर्कुलर पथ पे कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन शो करेगा, और एक्सेलरेशन शो करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होने से उसका जो पथ होगा वो स्मॉल होगा, यानी छोटा होगा। और जब पथ स्मॉल होगा तो ये देखिए, छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, इन न्यूक्लियस। और ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आता कभी, इसलिए इनकी थ्योरी को गलत बताया गया। मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई पार्टिकल जो कि सराउंडिंग मूवमेंट करेगी ऑर्बिट में अपने, तो वो एक्सक्लरेशन शो करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, भले वो चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो एक्सक्लरेशन शो करेगी, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होते होते उसके ऑर्बिट स्मॉल होंगे। पथ स्मॉल होने के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जबकि ये सही नहीं था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी डिफेक्ट यही थी, क्या, डिक्रीजमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्मॉल पाथ ऑफ द ऑर्बिट, या स्मॉल पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी कमी यही थी। और दूसरी कमी क्या थी, इन्होंने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन कहाँ से आई, क्योंकि अगर वो एक निश्चित दूरी पे चक्कर लगाएगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन आ ही नहीं सकती। तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये हमारे डिफेक्ट थे किसके, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के। तो जब भी डिफेक्ट पूछेगा आप ये वाला डायग्राम दिखाएंगे, और दिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी लॉस करते करते स्मॉल पथ करेगा और फिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये थी हमारी डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। ये कई तरीके से एग्जाम में आएगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके डिफेक्ट क्या है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए और इसको बना लीजिएगा और पढ़ते रहिए, धीरे धीरे चलते रहेंगे हम लोग, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।